हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सिंह एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका उनमें मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि दिवाली के अवसर पर हरीश ने अपने माता पिता के साथ जो है बाजार गए वो, और उन्होंने उसके लिए जो है कपड़े जूते भी खरीदे। उनकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मिट्टी के भी दिए खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें जो है ना अत्यधिक सामान से भरी हुई हैं। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देख के वो बहुत ज़्यादा शौक था, और उसके पिता ने समझाया कि जो जूते हैं, कपड़े हैं, चीनी है, ये बड़े जो उद्योग हैं मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं और दिए जैसी चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर कारीगर और घरेलू उद्योगों में इसको बनाया जाता है। तो क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? तो चलिए जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चीज़ें कही जाती हैं। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, गन्ने से, चीनी गन्ने से, लोहा जो है इस्पात जो है लौह अयस्क से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई प्रकार के जो कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। सेकेंड, कार्यों में लगे हुए व्यक्ति कच्चे माल को साफ करते हैं, वस्तुओं में उसको परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और आपके बेवरेज पदार्थ, ये सभी जो है ना ऐसे जगहों पर लगे जो श्रमिक हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति जो है सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सेकेंड जो आपका जो सेकेंड सेक्टर है, सेकेंड एक्टिविटी है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो है जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो सामान्यतः विकास के लिए और विशेषतः आर्थिक विकास की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि जो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है, ये न केवल कृषि के लिए मॉडर्न साइज में सहायक होता है, बल्कि जो आपका सेकेंडरी और जो टर्सरी सेवाएं हैं उसमें भी आपको रोजगार देकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। सेकेंड, देश में हमारे जितने भी औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक जो शर्त बन पड़ी है। भारत में सार्वजनिक रूप से संयुक्त क्षेत्र में लगे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इसी पर विचार करके आधारित थे। जो जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का भी यही उद्देश्य रहा है, और क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको कम करना भी इनका मेन उद्देश्य रहा है, जो आपके इंडस्ट्री जो का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो निर्मित जितनी वस्तुएं हैं इनके निर्यात में, एक्सपोर्ट में जो हमारा कमर्शियल व्यापार है उसको ये बढ़ाता ही है, और जितने भी आपके इच्छित जो विदेशी मुद्रा है उसको पाता भी है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को अलग अलग और अधिक मूल्यवान तैयार माल में बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और भारत का जो विकास है वो अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ बहुत ही जल्द इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में इसका डेवलपमेंट इसमें जुड़ा हुआ है। कृषि जो है और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, भारत में कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं, और इनके द्वारा निर्मित जितने प्रोडक्ट हैं जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, आपकी कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए जो ये मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है ना, इसके विकास और कंपटीशन से न केवल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है, बल्कि जो प्रोडक्शन है ना उसकी जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेजी आई है। आज मॉडर्न साइंस के ग्लोबलाइजेशन की बात करें हम युग में, हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? देखिए, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसके मैन्युफैक्चरिंग उद्योग उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का लगभग 27% से 17% ही रहा है, क्योंकि 10% भाग जो है खनन, जो खनिजों के खनन है, गैस है, विद्युत है, इन सबका उसमें योगदान आ जाता है। भारत की अपेक्षा अन्य जो पूर्वी एशियाई देश है वहाँ पर जो ये मैन्युफैक्चरिंग का योगदान का जो जीडीपी रेट है वो 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये जो बढ़ोतरी है ना, ये अगले दशक में 12% हो जाएगी। वर्ष बात करें 2003 से जो ये मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है इसमें विकास से लगभग 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से इजाफा हुआ है। और उपयुक्त जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, औद्योगिक प्रोडक्शन, इसमें भी बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन है, परिषद है, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव काउंसिल NMCC कहा जाता है, इसकी स्थापना भी की गई है। अब देखिए औद्योगिक की स्थिति क्या है। तो भाई उद्योगों की स्थापना स्वभावतः एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी,
शक्ति के साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का फैक्टर का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव होता है। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है ना, इसकी स्थापना के लिए वही उचित स्थान है जहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हों, जहाँ इन्हें कम कीमत पर पाया जा सके। तो औद्योगिक प्रक्रिया की स्टार्टिंग होने के साथ साथ जो नगरीकरण है ना, वो भी अब प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या फिर उसके आसपास लगाए जाते हैं। इस प्रकार जो औद्योगिकरण है और जो नगरीकरण एक साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार और सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभ कई बार बहुत से उद्योगों को नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे सामूहिक बचत होता है। मतलब इसको एग्लोमेरेशन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन भी स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले बात करें, जितने भी आपको मैन्युफैक्चरिंग उद्योग थे, इनकी स्थापना दूर दूर देशों से व्यापार पर आधारित थे, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। तो परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण बात करें प्रदेशों से जो है घिरे हुआ करते थे। तो उद्योग बाजार का संबंध कैसा है, देखिए, निवेश होता है, फिर कच्चे माल अथवा उसके फैक्टर जो होते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है, उसमें भूमि आती है, श्रम पूंजी आती है, और उद्यमी और उसकी संरचना बनती है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फैक्ट्री पहुंचाया जाता है, फिर वहां से तब सामान को तैयार किया जाता है, फिर उसको परिवहन के द्वारा बाजार लेकर जाया जाता है। इन सब के लिए, दोनों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो किसी उद्योग की जो स्थिति है ना, उसका निर्धारण उसकी कम से कम लागत से ही निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों की बात करें, जितने भी क्वालिटी वाले श्रमिक हैं, इनकी उपलब्धता पर भी उद्योगों की स्थिति प्रभावित होती है। तो एक आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए भाई, कि उस स्थान पर जहाँ पर वो है, वहाँ पर कच्चा माल जो मिल रहा है उसकी लागत कम हो जाए, उस स्थान पर उत्पादन की लागत कम हो जाए, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना हो जाए, और उत्पादन के डिस्ट्रीब्यूशन की भी लागत मैनेज हो सके। तो अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल में बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों की जो सूची बनाई है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, आपके बने ऑयल जो पौधों से मिलते हैं, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोलियम, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि, ये सब हमारे अलग अलग मापदंड पर अलग अलग हमारे फैक्ट्रीज का जो है, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को आसानी से हम लोग समझ सकेंगे। चलिए देखिए, कृषि पर आधारित हम लोग देखते हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, ये सारी वनस्पति तेल उद्योग आ जाते हैं। खनिज पर आधारित क्या है, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रोलियम आ जाते हैं। और मेन अगर हम लोग देखें आधारभूत जो उपयोग हैं, उनकी भूमिका के आधार पे, तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा है ना, तांबा प्रकलन व एल्युमिनियम प्रकलन उद्योग। उस तरह से उपभोक्ता उद्योग है, जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग करने हेतु होते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सारे। तो पूंजी निवेश के आधार पर एक छोटा जो उद्योग है, उसकी संपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य जो होता है ना, उसको परिभाषित किया जाता है। यह जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य जो निवेश है, इनके आधार पर की जाती है। यह जो निवेश है, मूल्य समय के साथ साथ बदला भी गया है। वर्तमान में अधिकतम जो निवेश है, वो 1 करोड़ रुपए तक का मान्य है। अब देखेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे जो सरकारी एजेंसियां हैं, इन सब पे प्रतिबंध सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल इत्यादि ऐसे हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या फिर उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सारे संयुक्त में, मतलब जिसमें मिले जुले लोग हों। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त उद्योग, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल, ठीक है, ये आ जाते हैं इसमें। सहकारी उद्योग कौन से आते हैं, तो भाई जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूरा करने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, श्रमिक हैं, या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का जो कोष होता है ना, वो उन सब लोगों से मिलकर होता है, और लाभ हानि का विभाजन भी इन लोग आपस में बांट लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके। कच्चे और तैयार माल की मात्रा जो है, वो भार के आधार पर भी होता है। तो जैसे भारी उद्योग, लोहा, इस्पात आदि, और हल्के उद्योग जो कम भार वाले और कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के माल तैयार करने का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला उद्योग आपका हो गया, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग कृषि पर आधारित कौन से उद्योग है। तो देखिए, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊन वस्त्र, चीनी और वनस्पति ऑयल, ये सारी चीज़ें उद्योग कृषि से प्राप्त होते हैं। वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र का उद्योग अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देश का जो अकेला उद्योग यही है कि भाई कच्चे माल से अधिकतम जो है अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कर श्रृंखला की श्रेणी में पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है।
सूती वस्त्र उद्योग देखिए, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कतई और हाथ घर जो बुनाई टेक्निक थे उनसे बनाए जाते थे। 18 सेंचुरी के बाद जो विद्युतीय करघे था उनका इस्तेमाल होने लगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाले। औपनिवेशिक कॉलोनियल काल के दौरान हमारे परंपरागत जो उद्योग थे उनको बहुत ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो उद्योग थे वो इंग्लैंड के मशीन से बने हुए कपड़ों को फाइट नहीं कर पाए। स्टार्टिंग वर्षों में बात करें, सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता और जो लेबर वर्क था और जो नमी युक्त जलवायु आदि फैक्टर ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकटतम संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वाली, कतई काम करने वाले, रंगाई का काम करने वाले और जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं, पैकेट बनाने वाले हैं, सिलाई करने वाले हैं, इन सबको यह जीविका यानी जॉब प्रदान करता है। तो इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग भी बढ़ती है। तो परिणाम ये हुआ कि इन सब का डेवलपमेंट होता गया है। कई जो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में कतई वाले सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काश्तकारी वाली बात करें और बुनाई के परंपरागत जो कौशल है डिज़ाइन देने के लिए बहुत अधिक ये साइज सेंट्रलाइज है। भारत में कतई उत्पादन विश्व का स्तर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल का होता है, लेकिन बुना वस्त्र जो है ना वो कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश जो है, इस देश में उत्पादित जो उच्च स्तरीय धागे हैं वो अधिक प्रयोग ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट कर देते हैं। बुनाई का कार्य हाथ घर कघों और विद्युत घरों के मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग की बात करें अगर, तो बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलता है। भारत जापान और सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य जो आयातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकाई सारे देश आ जाते हैं। सूती रेशे के बात करें हम अगर विश्व व्यापार में, तो हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तो कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में भी सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई का जो प्रक्रम है ना, इकाइयाँ इसकी देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं और उसकी अधिकतर छोटी और बिखरी हुई यूनिट पाई जाती हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही केवल पूरा कर पाता है। तो परिणाम ये हुआ कि यह उद्योग की एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण से बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान जो निर्माता है वो कपड़ा को आयात उनको करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो उसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो रेशे से धागा और धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण में जो इसकी वैल्यू है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि जो लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और इसके अलावा आयात करने की जो आवश्यकता है उसको महसूस की जाती है। विशेषकर बुनाई व अन्य संबंधित जो क्षेत्र है उसमें अनियमित विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए नई मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं को क्रम में जो है कम श्रमिक में, कम मेहनत में उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र जो उद्योग है उसमें भी कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पटसन उद्योग देखेंगे हम लोग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक भी ये माना जाता है। 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर के आसपास लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ा एक सकरी मेखला पर इसको बनाया गया था। हुगली नदी के तट पर जो है इसके स्थित होने के कारण जो पटसन उत्पादक वाले क्षेत्र है ना, इनकी निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे मालों का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल और पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती जो उसके राज्य उड़ीसा है, बिहार, उत्तर प्रदेश से जो सस्ते लेबर मिल जाते थे, ये सारी चीज़ कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि चीज़ें सम्मिलित है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कृत्रिम वस्त्र हैं और जो बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस में, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी कंपटीशन का सामना भी इसको करना पड़ता है। हालांकि पटसन बैंकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, फिर भी मांग बढ़ाने हेतु जो प्रोडक्शन है इसमें विविधता भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पटसन के जो मुख्य खरीदार हैं अमेरिका, कनाडा, घना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते जो आपका ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण और जो अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट के प्रोडक्शन के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी अवसर दे रखा है। चीनी उद्योग की बात करें, भारत का जो चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खाड़ के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त जो कच्चे माल होते हैं वो भारी होते हैं और ढुलाई के समय इसको सुक्रोज की मात्रा इसकी घट जाती है।
चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जो मध्य प्रदेश के राज्यों में भी फैली हैं। चीनी मिलों का 60% जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में पाई जाती हैं। यह उद्योग मौसमी है और सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त भी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने में अधिक ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा है। तो अपेक्षाकृत जो ठंडी जलवायु भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए इन राज्यों में सहकारी समितियां भी जो बनाई गई वो सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं भाई कि इस उद्योग का अकाल्पनिक होना, है ना, पुरानी व अक्षम जो तकनीकी का इस्तेमाल करना, परिवहन जो क्षमता है उससे गन्ने का समय पर कारखानों में सही समय पर न पहुंचना, और खोई यानी बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, जो खोई होता है इसका। तो यही इसके मेन कारण है जो इसके लिए सामने कंपटीशन के रूप में सामने आती हैं। इन सबको अगर हम लोग कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। खनिज पर आधारित जो बिजनेस हैं, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो हाँ जी, पहला है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा का इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि जितने भी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इसी से बनी हुई मशीनरी से ही तो काम करते हैं। जितने भी हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें लोहे का प्रयोग तो होता ही होगा, उसके जो मशीन होंगे। तो अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और अलग प्रकार की जो उपभोक्ता वाली वस्तुएं हैं उनके निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा जो है और इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो कच्चा और तैयार पदार्थ होता है दोनों ही भारी और स्थूल होता है। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की भी आवश्यकता होती है। 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का जो है मैन्युफैक्चरिंग करके संसार में पूरे वर्ल्ड में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर अपना स्थान प्राप्त किया है। यह जो है स्पॉन्ज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की खपत की बात करें तो सिर्फ 17.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय जो है विश्व में प्रति व्यक्ति की औसत खपत 224.5 किलोग्राम हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, टेबल आप देख सकते हैं इसको। इस समय भारत में कुछ 10 मुख्य संकलित उद्योग हैं और बहुत छोटे इस्पात संयंत्र भी लगाए गए हैं। ये और तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। तो 1950 के दशक में भारत और चीन में लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिकांश जो लोहा और इस्पात वाले उद्योग हैं उसको बनाया गया, सेंट्रलाइज किया गया है। इस प्रदेश में उस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार, इनकी मांग की विशाल चीजें शामिल देखने को मिलती हैं। हालांकि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, देश है, लेकिन हम इसके महत्वपूर्ण जो चीजें हैं ना उनका डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम वाले जो लेबर उनकी कम मिलते हैं हमारे पास, है ना, और ऊर्जा की जो अनियमित पूर्ति है और जो अविकसित अवसंरचना है हमारी, ये सारी चीज़ें। हम भी उच्च कोटि का इस्पात जो है दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन जो घरेलू मांग है उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में जितने उद्यमी हैं इनके प्रयत्न से उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन तो दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की भी आवश्यकता है। एल्युमिनियम का प्रगलन देखेंगे हम लोग। एल्युमिनियम जो है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, जिसमें जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व लोहा, तांबा, जस्ता और शीशे के वैकल्पिक रूप में भी प्रयोग होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में भी स्थित है ना। तो जो प्रगालक है ना, जो स्मेल्टर्स हैं, इनमें बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो बहुत ज़्यादा भारी गहरे लाल रंग की चट्टान के जैसा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आप फिगर नंबर 6.8 में एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया को बड़े आसानी से देख सकते हैं।
तो इसकी स्थापना के दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध कराना। अब देखेंगे हम लोग रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो देखिए भारत में केमिकल इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रहा है और तथा फैल भी रहा है। इसकी भागीदारी सकल जो जीडीपी रेट है हमारा, उसमें लगभग 3% इसकी हिस्सेदारी मानी जाती है। इससे 3% का ग्रोथ होता है। यह उद्योग जो है एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में की आकार की बात करें तो 12वें स्थान पर है हमारा देश। और लघु बृहद दोनों प्रकार की जो यूनिट है इसकी इसमें पाई जाती हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में इसकी बहुत ज़्यादा तेज वृद्धि दर्ज की गई है। और कार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक आपका एसिड और कृत्रिम वस्त्र जो प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, ये सारी चीज़ें प्रयोग में इसको की जाती है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, जिसमें कांच, साबुन के शोधक और अपमार्जक, कागज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन, कास्टिक सोडा आदि पाए जाते हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बनिक रसायनों में पेट्रोलियम रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि रसायनों के बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप भी स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न भी करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादकों की एक आप सूची बनाइए। अब उर्वरक उद्योग देखिए, फर्टिलाइजर आपके इंडस्ट्रीज। तो उर्वरक उद्योग जो है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जैसे डीएपी और अमोनियम फास्फेट को मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसके उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही कहीं सेंट्रलाइज है। तीसरा मतलब ये कि पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो कमर्शियल रूप से इसे किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिकों के भंडार के रूप में नहीं है। ग्रे रिवॉल्यूशन के बाद यह जो इंडस्ट्रीज है यह देश के अन्य भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल क्या राज्य और कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% ये लोग उत्पादन करते हैं। अन्य भी बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं स्टेट आपके, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, आपका मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी इसमें आ जाते हैं। सीमेंट उद्योग की बात करें अगर, तो निर्माण के कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, ये सब सारी चीज़ों में सीमेंट का ही तो प्रयोग होता है ना। रेल परिवहन के अतिरिक्त इनमें से कोयला और विद्युत भी आवश्यक होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है सीमेंट उद्योग बात करें 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार के कारण भारत की पहली जो घरेलू मांग के अतिरिक्त जो पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में भी इसकी मांग बढ़ गई। यह उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों के रूप में प्रगति के स्तर पर पहुंच चुका है। यह उद्योगों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मोटर गाड़ी उद्योग की बात करें, मोटर गाड़ी यात्रियों और सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में हर केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, बहुउपयोगी वाहन भी बनाए जाते हैं। उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार, बहुत ज़्यादा वाहनों की मांग बढ़ी है। इससे जो है उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन जितने हैं उन सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर है ना। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। अब देखेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में क्या क्या आता है, तो ट्रांजिस्टर से लेके टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार, ये सारी चीज़ें इसमें जो उपकरण होते हैं इसके सब बनाए जाते हैं। बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजनीति के रूप में जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर सेंटर हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। इस इंडस्ट्री का सर्वाधिक जो सेंट्रलाइजेशन है वो है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। यह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके उद्योग के सफल होने का कारण केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक मेन रीज़न रहा है। तो औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है देखिए। हालांकि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते गए जो भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग से 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से? एक वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और आपका साउंड पॉल्यूशन। तो इन सब में जो है विद्युत गृह वगैरह भी शामिल हैं। तो वायु प्रदूषण क्या है आपको पता ही है, अनचाही गैसें हैं, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषण के कारण हैं। ये सब सॉलिड, लिक्विड दोनों ही प्रकार के पार्टिकल्स में पाए जाते हैं ना।
तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ आप जानते ही हैं कि प्रज्वलन जहाँ पर गलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन जहाँ पर किया जाता है, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं और धुआं ऐसे ही निकलने देते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ज़्यादा भयानक है और दूरगामी प्रभावों को देने वाला है। तो क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों और पूरे पर्यावरण पर ये सब दुष्प्रभाव डालते हैं। उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन की बात करें तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको नदी में लोग छोड़ देते हैं, इससे फैल जाता है वाटर पोल्यूशन। कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई जो उद्योग है, जो तेल शोधनशालाएं हैं, चमड़ा उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, ये सब जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण, आप बात करें भारी वस्तुएं जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, ये सब चीजें, सारी चीजें मिलकर ये जल में प्रवाहित हो जाती हैं इनके बनने के बाद, इनके जो अपशिष्ट होते हैं, और इस तरह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अब बात करें टेम्परेचर से कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा की नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में वो टेम्परेचर पॉल्यूशन फैलाती हैं। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है? अरे बहुत से जानवर को, उसमें जो इंसेक्ट है पानी में रहने वाले, उनको प्रभावित करते होंगे, उनकी डेथ हो जाती होगी, उनके जीने में परेशानी होती होगी, है ना, बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। मलबे का ढेर हो, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, ये सब जो है ना पोल्यूशन जो है जमीन पे रिश्ते हुए भूमिगत पानी तक पहुंच जाते हैं और ये वहां पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। अब देखिए साउंड पोल्यूशन क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना, उसकी खिन्नता से, उत्तेजना से ही नहीं बल्कि सुनने की क्षमता खराब हो जाती है, आपका जो हृदय की गति है वो खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं जहाँ से ये आपका साउंड पोल्यूशन होता है? तो जितने भी इंडस्ट्रीज में बनने वाले कारखाने हैं, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी जहाँ पर जोड़ा जाता है, गैस बिल्डिंग, विद्युत वाली ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? तो कर सकते हैं हम लोग कि विभिन्न जितने भी प्रक्रियाएं हैं इनमें जल का कम से कम उपयोग करें। जल का जो है दो से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में इसका पुनः चक्रण द्वारा उपयोग किया जाए। उसको एक तरफ ठंडा किया जाए, फिर उसी का प्रयोग किया जाए, नहीं कि हर बार नया जल लिया जाए। जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो है वर्षा के जल का संग्रहण भी किया जाना जरूरी है। फिर क्या कर सकते हैं? नदियों, तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने के पहले उनका शोधन करना, उनको साफ करना आवश्यक है। और इसको 3 तरह से हम लोग शोधन कर सकते हैं। एक तो यांत्रिक संसाधनों के द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट, जमाव आदि सम्मिलित है। सेकेंड क्या कर सकते हैं? जैविक जो प्रक्रियाएं हैं ये इसका सेकेंड रूप से शोधन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका तीसरा शोधन कर सकते हैं। इसमें जितने भी जल हैं उसमें पुनः चक्र द्वारा पुनः प्रयोग में इसको लाए जाने योग्य बनाया जा सकता है। तो जहाँ पर भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चेपर, स्क्रबर, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ये जो लैंड पोल्यूशन है इस सब चीज़ों को रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं और कर भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिखाए गए कुछ रास्ते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो भाई हम जो पोल्यूशन हो रहा है या जो डिग्रेशन हो रहा है उसमें हम लोग बचत कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो भारत में बात करें अगर हम लोग भारत में तो राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली प्रमुख निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रतिबंधन यानी EMS 14001 के लिए ISO का प्रमाण पत्र है। यह प्राकृतिक पर्यावरण संसाधनों जैसे जल, खनिज, तेल, गैस, ईंधन की संरक्षण नीति पे बताती है और इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करवाता है। तो कौन कौन से सुझाव हैं भाई? तो देखिए आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित जो उपकरण है ना उनका सही उपयोग करके जो विद्यमान उपकरण है उनमें सुधार किया जाना चाहिए। सेकेंड क्या कर सकते हैं? अधिकतम राख का इस्तेमाल करके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका कम से कम उत्पादन होगा। फिर क्या कर सकते हैं? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्रांति, हरित क्षेत्र जो हैं उनकी सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जो जलीय पुनर्चक्रण है, जो राख संग्रह, ऐस है, पौंड है, इन सब का प्रबंधन करना चाहिए और जिससे कि इनको खुले में न किसी पानी के साथ मिलाया जाए, नदी के साथ मिलाया जाए, बल्कि एक अलग ही पौंड टाइप में इनको रखा जाए। तो सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रदर्शन भी होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। फिगर नंबर 6.11 आप देख रहे हैं रामागुंडम में स्थित ये संयंत्र है। फिगर नंबर 6.10 आप देख रहे हैं फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, गंदगी है, उनके उपचार के लिए संयंत्र बनाया गया है। और फिर ये आप मैप देख रहे हैं भारत का। उसके बाद है 6.9 में HCL रूपनगर में केबल का निर्माण, केबल तार होता है ना, तो उसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है।
फिगर नंबर 6.6 आप देख रहे हैं नालकू में जहाँ पर गलाया जाता है उसकी पट्टी का लेप है जिसको मिलाया जाता है। फिगर नंबर 6.2 में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, भारत और चीन में कच्चा जो इस्पात उत्पादन का स्रोत है उसमें किसका रेशियो कितना रहा है। ओके, तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। मिलते हैं आपसे नए पार्ट की वीडियोस में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।